to represent phase relationship ठीक है, फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में फेज रिलेशनशिप, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए a rotating vector called phasor is used. गुड इवनिंग। राइट, फेज रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रोटेटिंग वेक्टर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फेजर। ओके, Length of phasor represent peak value जो फेजर की लेंथ है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट। it rotate anti-clockwise with angular speed omega, same as angular frequency of AC. जो AC की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसी एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। The angle of phasor from plus x axis is called phase. Diagram representing all phasors is called phasor diagram. As shown in figure. ये x, ये y, ये v नॉट, ये I नॉट, ये फाई, ये ओमेगा t। ठीक है ना, इसमें करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड वोल्टेज का फेज ओमेगा टी। करंट वोल्टेज से कितना आगे हुआ? 5। तो ये सर्किट का जो नेट इफेक्ट है वो कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है? कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, आगे रहता है, तो द नेट इफेक्ट ऑफ द सर्किट इज कैपेसिटिव। ओके, इफ दिस करंट वुड हैव बीन बिहाइंड वी, तो नेट इफेक्ट विल बी इंडक्टिव। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 कंपोनेंट्स, वन इज रेजिस्टेंस, अनदर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन वन कैटेगरी कॉल्ड एज रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, इसलिए उनके जो अपोजिशन है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट।
अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। लाइक इफ इंडक्टर सपोर्ट कर रहा है तो कैपेसिटर अपोज कर रहा है, और इंडक्टर अपोज कर रहा है तो कैपेसिटर सपोर्ट कर रहा है, मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो नेट रिएक्टेंस होता है दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफ्रैक्शन। अगर इंडक्टर का रिएक्टेंस ज़्यादा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सएल। तो अगर एक्सएल एक्सी से ज़्यादा है तो सर्किट इज कॉल्ड इफेक्टिवली इंडक्टिव। इफ एक्सी एक्सएल से ज़्यादा है तो सर्किट इज कॉल्ड इफेक्टिवली कैपेसिटिव। So this diagram represent as much information. Almost all informations are represented in this diagram. That's why we prefer the phasor diagram, right? This tells XC is more than XL. Okay. This tells neither it is pure resistive, nor it is pure capacitive, nor it is pure inductive, right? What can be the component here? At least resistance is there. Capacitor is there. Inductor may or may not be. Inductor may or may not be. क्योंकि जो सर्किट का नेट इफेक्ट है वो कैपेसिटिव है, तो कैपेसिटर तो है, करंट अगर लीड कर रही है तो कैपेसिटर तो सर्किट में है, और क्योंकि ये फेज π/2 नहीं है तो रेजिस्टेंस भी है। अगर रेजिस्टेंस होता नहीं होता तो ये फेज π/2 होता। ओके, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द फेजर डायग्राम। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है फेजर डायग्राम से। ओके, इंडक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? राइट। In figure, phase of voltage is omega t and phase of current is omega t plus phi, where current is leading, where current is leading voltage by phi. ऋषिराज क्विकली इसको पढ़ ले, नोट बाद में करना। इतना ही किया अभी तक। ठीक है। सो इफ वी वांट टू राइट द इक्वेशंस ऑफ V and I, instantaneous value of V and I, that will be what? देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को अगर मैं फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं, सो दिस विल बी V एंड दिस विल बी I. ठीक है। इफ यू विल सिंपली अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री, I is I naught sin omega t plus phi एंड V is V naught sin omega t. तो ये y एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, राइट। बहुत ज़्यादा आप लोग डायग्राम में मत जाना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया, अदरवाइज जितना कम रखो उतना अच्छा है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशंस इससे आ जाएगी। इज इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट, AC with pure resistor। जब आप डिराइव करोगे एग्ज़ाम वगैरह में तो ये सर्किट आप डिस्क्राइब करोगे। ये AC है, ठीक है। वी राइट V मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज लिखा होता है, वोल्टेज करंट, तो वो हमेशा RMS होता है। कितना टाइम हो गया? कितना हो गया? ठीक है, अब तो कोई नहीं आएगा। एक मिनट। नहीं,
बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में वोल्टेज या करंट लिखा है तो दैट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू. इफ इट इज इंस्टेंटेनियस तो लिखा होगा, इफ इट इज पीक तो भी लिखा होगा. ठीक है. नाउ ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा रजिस्टर है. करेक्ट. तो V is equal to IR. Okay, the simple rule. Potential difference is equal to current into opposition. V is equal to IR. Right? तो V को हम रेफरेंस लेंगे. तो V नॉट IR is equal to V naught sin omega t. I is equal to V naught by R sin omega t, or I is equal to I naught sin omega t. Right? Where I naught is equal to V naught by R. Okay. This shows both I and V have same phase, that is phase difference phi is equal to 0. Right? एक इक्वेशन है हमारी, ये तो हमने लिया है रेफरेंस. कोई एक हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं वोल्टेज या करंट. ओके. अनलेस इट इज अ सीरीज सर्किट वी ऑलवेज टेक वोल्टेज एज अ रेफरेंस, क्योंकि हमें वोल्टेज मिलती है और करंट अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट होता है. राइट. बट इफ वी हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंपोनेंट तो देन वी टेक करंट एज अ रेफरेंस, क्योंकि तब करंट सब में सेम होगा. ओके. तो वोल्टेज हमने रेफरेंस लिया एंड वी डिराइव दैट करंट आल्सो हैव द फेज ओमेगा टी, सो द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0. Now, AC with pure inductor. Like, why we use pure resistor, pure inductor, pure capacitor? क्योंकि most of the time resistance भी pure नहीं होता, most of the time inductor भी pure नहीं होता, and capacitor भी pure नहीं होता. कैसे? Like, अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं दे आर रैप्ड लाइक दिस कॉइल, ऐसे कॉइल की फॉर्म में होते हैं रेजिस्टिंग वायर. कहीं पे भी देखो, इवन लैब में अब अगर आप थर्मो वो रियोस्टेट देखोगे तो वो भी ऐसे सिलेंड्रिकल कॉइल होता है. हीटर में कभी देखा हो तो ऐसे कॉइल्ड होता है पूरा जो रेजिस्टेंस होता है. ठीक है. तो ये कॉइल होता है एंड वंस अ वायर इज कॉइल्ड इट बिकम एन इंडक्टर. एक वायर कॉइल किया तो इंडक्टर बन गया. तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, रेजिस्टेंस भी और इंडक्टेंस भी. ठीक है. तो जब हम AC में रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और हमें ऐसे कॉइल करना पड़ता है, कॉइल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर हम एक वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. अगर हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो बहुत लंबा वायर लेना पड़ेगा. अब लंबा हम 10 मीटर का वायर ऐसे तो स्प्रेड कर नहीं सकते. सो व्हाट वी डू, वी मेड इट अ कॉइल, एक कॉइल बना देते हैं. ओके. तो इसलिए हमें कॉइल बनाना मैंडेटरी होता है. तो जब हम AC में रजिस्टर को यूज़ करते हैं और हमें प्योर रजिस्टर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कॉइलिंग ऐसे करते हैं. लाइक मैं इसके ऊपर अगर कॉइल करूँ तो पहले ऐसे करेंगे, लाइक क्लॉकवाइज. आई विल कीप ऑन कॉइलिंग एंड वंस आई विल रीच हियर देन आई विल अगेन कॉइल इट एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट एक इंडक्टर दूसरा इंडक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाए. राइट. सो इसलिए हम ना तो प्योर रजिस्टर पॉसिबल हो पाता है, ना प्योर इंडक्टर पॉसिबल हो पाता है, ना प्योर कैपेसिटर पॉसिबल होता है. प्योर इंडक्टर मीन्स व्हाट, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. बट इंडक्टर इज मेड आउट ऑफ वायर, और वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा. सो प्योर इंडक्टर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. राइट. बट हम क्या है, ये चीज़ों को डिराइव करते हैं कि इफ़ इट वुड हैव बीन अ प्योर इंडक्टर तो क्या होता, इफ़ इट वुड हैव बीन अ प्योर कैपेसिटर तो क्या होता. प्योर कैपेसिटर इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? उसमें प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो उनका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. राइट. तो इस तरह से ना तो प्योर रजिस्टर पॉसिबल हो पाता है, ना प्योर इंडक्टर और ना प्योर कैपेसिटर. राइट. बट हम ये सब कुछ अजम्पशन लेके डिराइव करते हैं कि अगर वो प्योर होता तो क्या होता. सो लेट्स सपोज दिस इज एन इंडक्टर
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? हाँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी. नेगेटिव साइन इज फॉर डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होती है? अपोज करते हैं, इसके अपोजिट होता है. तो वी कैन एज्यूम दैट, क्योंकि कभी भी जब सर्किट में सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो तो दोनों में वोल्टेज भी सेम होगी और करंट भी सेम होगा. अगर सर्किट में कभी सिर्फ दो ही कंपोनेंट है तो दोनों में वोल्टेज भी सेम होगी और करंट भी सेम होगा, राइट. तो E इज इक्वल टू V, जो भी EMF है, एंड आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड. ओके, सो E is how much? L di by dt. And remember, I am not writing description, but you need to write like ये L di by dt कहाँ से आया, ठीक है? That is self-induced EMF or called as back EMF. L di by dt is equal to V naught sin omega t, because V is equal to what? V naught sin omega t. You can write it here. This is what reference. In all the cases we will take reference voltage, so voltage will be V naught sin omega t. Then di is equal to V naught by L sin omega t dt. Now integration of sin omega t is what? माइनस कॉस ओमेगा टी. तो ये हो गया माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस, एक मिनट, ये मेडिकल वालों को प्रॉब्लम होगी, एक स्टेप में लिख देता हूँ. ओके, I is equal to V naught by L sin omega t dt. ओके, तो sin omega t का इंटीग्रेशन किया तो आया क्या? cos omega t माइनस cos omega t. बेसिकली माइनस cos omega t कैन बी रिटन एज sin omega t माइनस पाई बाई 2. sin omega t minus pi by 2. This will be called as cos omega t. Sin omega t plus pi by 2 is cos omega t. Sin omega t minus pi by 2 is minus cos omega t. Okay. और I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. Correct? Where I naught is equal to V naught by omega L. अब करंट होता है वोल्टेज अपॉन अपोजिशन, जो भी अपोजिशन है. करंट इज ऑलवेज व्हाट? वोल्टेज अपॉन जो भी अपोजिशन है. तो व्हाट इज द अपोजिशन इन केस? ओमेगा एल, राइट. दिस शोज दैट current lags behind by pi by 2. ठीक है. ऑल्सो इंडक्टर अपोज फ्लो ऑफ करंट by omega L called as inductive reactance and
represented as XL is equal to omega L. राइट, ऋषिराज रिवाइज करके आया पिछली क्लास वाला, बात हुई थी ना, ऐसी कोई बात हुई थी ना पिछली क्लास में. AC with pure capacitor. ये कैपेसिटर C एंड ये वोल्टेज. ये सिंबल पता है ना क्या है, ये ऐसे सर्कल एंड दिस इज नॉट N, ये वो हार्मोनिक वाला वेव है ऐसे, राइट. तो दिस इज द सिंबल ऑफ AC. लाइक DC के लिए हम दो बार्स यूज करते हैं, एक बड़ी और एक छोटी, और इसमें ऐसे सर्कल बना के और वेव रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T. लाइट तो आ गई ना. ओके, नाउ द सेम एज वी डिड इन द इंडक्टर. जितना कैपेसिटर वोल्टेज उतना ही है, ठीक है. तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VC is equal to Q by C. So Q by C is equal to V, और Q by C is equal to V naught sin omega t, right. और Q is equal to V naught C sin omega t. I is equal to dq by dt. तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, और I is equal to d by dt q naught sin omega t. What is the differentiation of sin omega t? Cos omega cos omega t, omega cos omega t, और I is equal to V naught omega C cos omega t. This can be represented as V naught 1 upon omega C, and cos omega t can be written as sin omega t plus pi by 2, or I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. So I naught, where I naught is equal to V naught upon 1 by omega C. So क्या क्या प्रूव हुआ इससे? एक तो करंट पाई बाई 2 आगे, वो कहाँ से पता चलता है? लाइक ये वोल्टेज ओमेगा टी है और करंट कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे. एंड दूसरे करंट होता है वोल्टेज अपॉन अपोजिशन. अपोजिशन इज हाउ मच? 1 बाई ओमेगा सी, राइट. तो बाद में ये लिख दो, है ना. दिस शोज दैट करंट लीड बाई पाई बाई 2, right. Also capacitor oppose current by 1 by omega C, called as capacitive reactance, XC is equal to 1 by omega C, and unit is ohm. XL, XC, R सबकी यूनिट ओम होती है.
फेजर डायग्राम्स, इन सब के फेजर डायग्राम बनाए प्योर रजिस्टर, तो कैसा होगा? V नॉट I नॉट ओमेगा टी एक्स वाई, है ना। एंड ऐसे बनाते हैं। पिछले फेजर में भी अगर मैंने नहीं बनाया हो तो बना देना। पहले एक फेजर बनाया था ना, उसमें ऐसे नहीं बनाया हो तो बना देना। ठीक है, दिस इज प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, V नॉट ओमेगा टी I नॉट, एंड दिस इज पाई बाई 2, 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटर, it will be like this, V naught and I naught. This is 90 degree, this is omega t, and it's like this. फेजर्स को हम बिल्कुल वेक्टर की तरह डील करते हैं, यानी द एडिशन ऑफ फेजर इज वेरी मच लाइक द वेक्टर, द सेम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। रिमेंबर, दो अपोजिट वेक्टर तो उनका डिफरेंस लेते हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनको सीधे सीधे ऐड करते हैं, वो सारा जो वेक्टर रूल्स है वो अप्लाई होते हैं। वी डोंट हैव अ पैरेलल सर्किट इन अवर सिलेबस। RLC series AC circuit, ये हमारा सर्किट है। RLC, ये V और ये I, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VR, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VL, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VC। ठीक है, ये हमें पीछे अभी अभी पता चला है। V इज इक्वल टू IR, VR is equal to IR, VL is equal to IXL, and VC is equal to IXC. Okay, वोल्टेज इज करंट इनटू जो अपोज है R L, L के लिए XL हो गया, XC के लिए XC हो गया, राइट। इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं, बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट, सो इट्स गुड टू हैव द करंट एज रेफरेंस। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो देन इट डजेंट मैटर, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है मैं इसको ओमेगा टी करके ही दिखाऊँ, ओके। देन वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज सेम फेज, सेम फेज तो दोनों सेम लाइन में आएंगे, आई और वी, करेक्ट। नाउ इंडक्टर वोल्टेज आगे और पीछे, मतलब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव। इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई। सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इन माई सर्किट आई एम एज्यूमिंग that voltage across inductor is more, yani XL is more than XC, but you can draw XC more than XL, doesn't matter, ठीक है। and then VC will be obviously opposite to VL, ये VC हो गया, ठीक है। then as I told in the vector, ये difference कितना हो गया, VL minus VC, and as I told you we will use the parallelogram law, so this is V and this is phi, okay। इसको नाम दे देते हैं O A B C,
राइट. ये हमारा फेजर डायग्राम है, तीनों वोल्टेज फेजर और एक करंट फेजर. ठीक है. फ्रॉम ट्राइंगल OBC, V is equal to under root VR square plus VL minus VC square. Right? That means as we do in DC में तो हम सीधे सीधे ऐड करते जाते हैं VR प्लस VL प्लस VC. ठीक है. लेकिन AC में क्या होगा, वो अलग अलग होगा. ओके. क्योंकि उनके बीच में आपस में फेज एंगल्स है. ठीक है. आगे पीछे चलती है वोल्टेज और करंट. करेक्ट. ठीक है. तो V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC. वन इज दिस रिलेशन टू फाइंड आउट द वोल्टेज. करेक्ट. अगर आपको टोटल वोल्टेज मालूम है, इंडक्टर में मालूम है, कैपेसिटर में मालूम है, तो रेजिस्टेंस में निकल जाएगी. V is equal to V is equal to under root VR can be written as IR square, VL can be written as IXL minus IXC square, और V is equal to I तो सब में कॉमन हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी पहले ले लो, XC माइनस XL ले लो, XL माइनस XC ले लो. तो इफ़ यू ड्रॉ ए डायग्राम विद XC ग्रेटर देन XL देन डजंट मैटर, द रिजल्ट विल बी सेम. ओके. और V बाई I इज इक्वल टू अंडर रूट और इसको हम बोलते हैं Z. What is Z? Where Z is equal to V by I is called impedance. Z is equal to V by I is called impedance. Correct? Okay. Impedance triangle is a right triangle representing resistance R, reactance X, and impedance Z by sides. So ये ट्राइंगल होता है ऐसे, एंड यू कैन गेट द फॉर्मूला बाय दिस ऑल्सो. ये एंगल होता है फाई, ये Z, ये R और ये X, एंड X इज इक्वल टू XL
दिस साइन रिप्रेजेंट इधर एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल, जो बड़ा है उसमें छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ओके, एक कोई कॉइल है, जब उसको डीसी में अप्लाई किया, जब डीसी में लगाया तो करंट हुई 1 एम्पियर, और जब एसी में लगाया तो करंट हुई 0.5 एम्पियर, और सेम वोल्टेज। वन थिंग, व्हेन इट इज रिटन 100 वोल्ट एसी, तो दिस इज विच वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। व्हेन रिटन 100 वोल्ट एसी, तो दिस इज आरएमएस वैल्यू। ओके, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग, करंट जो डीसी में है वो 1 एम्पियर है, और करंट जो एसी में है वो 0.5 एम्पियर है, वेयर एज द कॉइल इज सेम। ठीक है, द वोल्टेज इज सेम, दोनों 100 है। सो ये करंट कम क्यों हुआ? दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू थिंक, कि करंट कम क्यों हुआ? सेम कॉइल है, सेम वोल्टेज है, बट डीसी में ज़्यादा करंट है, एसी में कम करंट है, तो करंट कम क्यों हुआ? क्योंकि कॉइल है तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, राइट? हाँ, डीसी में इंडक्टेंस इनएक्टिव होता है, राइट? और एसी में दोनों एक्टिव होते हैं। डीसी में सिर्फ आर एक्टिव होता है, राइट? तो फॉर डीसी IDC is equal to VDC upon R. This is 1 given as voltage 100, तो R is equal to आ गया 100 ohm, correct? Now for AC, VAC is equal to IAC is equal to VAC upon Z। ठीक है, राइट? द टोटल, क्योंकि डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस एक्टिव होता है तो सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा, एसी में जितने भी कंपोनेंट है सबका सम आएगा, एंड सबका सम इज व्हाट? Z। ठीक है, एंड IAC इज गिवन 0.5, VAC इज 100, तो Z इज इक्वल टू 200। हमें AC में वोल्टेज अपॉन करंट करके हमेशा Z मिलेगा। वो Z सिर्फ R भी हो सकता है, सिर्फ XL भी हो सकता है, सिर्फ XC भी हो सकता है, और सम ऑफ ऑल थ्री भी हो सकता है, करेक्ट? सो वी गेट R, वी गेट Z, बट वी जस्ट डिराइव द रिलेशन Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XL माइनस XC स्क्वायर, लेकिन XC तो है ही नहीं, तो वी राइट दिस Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो Z कितना हुआ? 200 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL इज हाउ मच? 2 के बाद 40, 1 के बाद 40, तो 3 के बाद 40, है ना, राइट? हमको चाहिए L इंडक्टेंस। XL इज इक्वल टू हो जाता है 2πfL स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट? नाउ F इज व्हाट? 50, 2π50L square. Then 2 and 50, 100. Pi square is 10 given है, तो हो गया 1000, तो 1000 स्क्वायर,
पाई स्क्वायर की 10 है, तो 100 स्क्वायर इंटू 10 इंटू एल स्क्वायर, कितनी जीरो गई, 1 2 3 4 4, तो एल इज इक्वल टू रूट 0.3। क्योंकि इसमें कैपेसिटर है ही नहीं, सिर्फ इंडक्टर है। अ कॉइल मीन्स कैपेसिटर के लिए हमें दो प्लेट्स चाहिए होती है, और इन कॉइल है तो सिर्फ इंडक्टर होगा। तो कभी भी जब कॉइल रिलेटेड थिंग होगी तो क्या होगा, उसमें इंडक्टर हो सकता है ना। तो इसलिए एसी और डीसी को डील करते हुए ध्यान रखना, दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ओके, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मैं मार्क करा देता हूँ।